हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS डिकोडेड। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को अल्ट्रा सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये है क्या? ये कोड 3 लेबर लॉज को एक जगह कंबाइन करता है। कौन कौन से? ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। तो कितने एक्ट मर्ज होते हैं? 3। सबसे पहले अथॉरिटी पावर्स किसके पास है और क्या है? अथॉरिटी एम्प्लॉय का पैसा दिलवा सकती है और 10 टाइम्स तक उसको कंपनसेशन दे सकती है। मतलब अगर आपके 10,000 रुपये ड्यू हैं तो मैक्सिमम आपको 1 लाख तक का कंपनसेशन ये अथॉरिटी दिलवा सकती है। डिसीजन कितने दिन में होगा? 3 महीने के अंदर होगा। अब इस कोड में कुछ की डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे कि हर कोड में होती हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम का ये फेवरेट एरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है एवरेज पे। एवरेज पे के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्कर का टाइप क्या है, मंथली है, वीकली है या डेली है। अगर आप मंथली वर्कर हैं तो 3 महीने का वेज एवरेज देखा जाएगा, वीकली है तो 4 का और डेली है तो 12 दिन का एवरेज देखा जाएगा। कैसे याद करोगे? 3 4 आर 12, ऐसे कर लेना। अगर वर्कर ने फुल पीरियड के लिए काम नहीं करा है तो जितना एक्चुअल काम किया है आप उसका एवरेज ले लो। नेक्स्ट आता है डेफिनेशन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्कर जिसे परमानेंट जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, सेम वेजेस और बेनिफिट्स मिलेंगे उसे परमानेंट वर्कर वाले। स्टैट्यूटरी बेनिफिट्स जैसे कि PF वगैरह भी आपको प्रोपोर्शनेटली मिलेगा और ग्रेट्युटी भी आपको मिलेगी अगर आपकी 1 साल की सर्विस हो गई है तो। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब किसी के भी बीच हो सकता है, एम्प्लॉयर वर्कर के बीच में, वर्कर के बीच में या फिर एम्प्लॉयर के बीच में, इंडिविजुअल के बीच में भी हो सकता है। तो क्या होगा? उससे सैलरी कट हो सकती है, डिसमिसल हो सकता है या फिर आपका इंडिविजुअल टर्मिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया है ले ऑफ। ले ऑफ का मतलब क्या होता है? मतलब जब वर्कर रेडी है पर एम्प्लॉयर काम नहीं दे पा रहा है ड्यू टू एनी शॉर्टेज या ब्रेकडाउन किसी भी वजह से, जैसे कि उसकी मशीन ख़राब हो गई है तो वर्कर्स को वर्क नहीं दिया जाएगा। अब इसमें एक 2 आवर रूल दिया हुआ है। ये क्या है? मतलब वर्कर ने 2 घंटे वेट करा और उसको काम नहीं मिला तो माना जाएगा कि उसको उस दिन के लिए ले ऑफ कर दिया गया। अगर आपको सेकेंड हाफ में बुलाया और काम दिया है तो मतलब आपको हाफ डे का ले ऑफ दिया है। नेक्स्ट आता है लॉकआउट। लॉकआउट क्या होता है? लॉकआउट का मतलब है कि एम्प्लॉयर खुद वर्क बंद कर दे और एम्प्लॉयज़ को अलाउ ना करे। जब एम्प्लॉयर फैक्ट्री बंद कर देता है या वर्कर्स को काम नहीं देता, बेसिकली गेट पर फैक्ट्री क्लोज बाय मैनेजमेंट का बोर्ड लगा दिया तो मतलब लॉकआउट कर दिया, आपने अपनी मर्जी से किया। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रिट्रेंचमेंट की। मतलब एम्प्लॉय टर्मिनेट कर दिया गया बिना रीज़न के, पनिशमेंट के अलावा कोई और रीज़न होना चाहिए। इसमें क्या क्या नहीं आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिटायरमेंट, वॉलंटरी भी, सुपर एनुएशन भी, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है या फिर आपका फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया या फिर आपकी हेल्थ खराब हो गई, ये सब रिट्रेंचमेंट में नहीं आता है। नेक्स्ट आता है स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब वही कि वर्कर काम करने से मना कर दें या फिर अगर 50% एम्प्लॉयज़ सेम डे पर कैजुअल लीव ले लेते हैं तो उसको भी हम लोग स्ट्राइक मानते हैं। अब इसमें आता है वेजेस। जैसे हर उसमें आता है वेजेस कोड में, इसमें भी आता है। वेजेस में क्या क्या आता है? बेसिक पे, DNS अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस। इसमें क्या क्या नहीं आता? इसमें नहीं आता है बोनस, HRA, कन्वेंस, ओवरटाइम, PF, कमीशन, ग्रेट्युटी एक्सेट्रा। अब वेजेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रीलिम्स का बहुत फेवरेट हो सकता है, विच इज़ अ 50% रूल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमने अभी देखा कि वेजेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, अगर ये जितने भी एक्सक्लूजन्स हैं ये वेजेस के 50% से ज़्यादा हो जाएं तो जो ज़्यादा वाला पार्ट होगा वो वेजेस में ऐड हो जाएगा। सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है? बिल्कुल। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ करो आपकी सैलरी है 20,000 तो उसका 50% कितना होगा? 10,000। अब आप ये मानो कि ये जितनी भी चीज़ एक्सक्लूड करी जा रही हैं जैसे कि आपका बोनस, PF, ग्रेट्युटी वगैरह, ये 10,000 की जगह 12,000 हो जाए तो यानी कि आपके 50% से 2,000 ज़्यादा है। तो ये जो 2,000 होगा ये आपके वेजेस में ऐड किया जाएगा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, बस आपको इतना समझना है कि जो एक्सेस होगा हम उसे वेजेस में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म दिए हैं। सबसे पहले आता है वर्क्स कमेटी। वर्क्स कमेटी कब होता है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को कमेटी बनाने के लिए बोलेगी। कब बोलेगी? जब उसमें 100+ वर्कर्स होंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा, या तो वर्कर्स ज़्यादा होंगे या इक्वल होंगे एम्प्लॉयर से, कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करना होगा। नेक्स्ट कौन सी कमेटी आती है? नेक्स्ट आती है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी। कब कंपलसरी हो जाती है? जब 20+ वर्कर्स होंगे, मैक्सिमम 10% होंगे, वुमेन रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनेट होगा, चेयरपर्सन वर्कर और एम्प्लॉयर के बीच में रोटेट होता रहता है। क्यों? ताकि फेयरनेस बनी रहे। एप्लीकेशन 1 साल के अंदर अंदर देनी होती है। डिसीजन जो है फास्ट हो इसलिए उसे 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। अगर वर्कर अनहैप्पी है तो 60 डेज़ में वो कंसिलिएशन ऑफिसर के पास जाएगा और उसके बाद 40 डेज़ बाद डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और ट्रिब्यूनल में उसे 2 साल के अंदर अंदर ख़त्म करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन। कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रार करता है या फिर एडिशनल जॉइंट डिप्यूटी रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। रजिस्ट्रार कौन? स्टेट लेवल का।
नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एप्लीकेशन अगर आपको स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 7 लोगों ने उसे अप्लाई करना चाहिए। एलिजिबिलिटी, आपके जितने भी वर्कर्स हैं उसके 10% या फिर 100 वर्कर्स, जो भी आपका कम होगा इतने उसमें मेंबर्स होने चाहिए। मेंबर्स कभी भी 10% या 100 से कम नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। और 50% एप्लीकेंट्स अगर विड्रॉ कर लेंगे तो एप्लीकेशन वैलिड मानी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको होना चाहिए एफिडेविट होना चाहिए, रूल्स और रेजोल्यूशन कॉपी होनी चाहिए, और अगर आपकी यूनियन 1 साल पुरानी हो गई है तो एसेट और लाइबिलिटी का स्टेटमेंट भी लगेगा। अब कैंसिलेशन ऑब्वियसली कैंसिल हो सकती है, कब होगी, जब रूल्स वायलेट होंगे। कौन करता है, रजिस्ट्रार कैंसिल कर सकता है। और मेंबरशिप के लिए कितने दिन का नोटिस कंपलसरी है, 60 डेज़ का नोटिस कंपलसरी होता है। अब कुछ और मीनिंग्स दिए गए हैं, विच इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सिंपल सी बात है, डिस्प्यूट्स का जो है सोल्यूशन सिस्टम आप इसको मान सकते हैं। ट्रेड यूनियन क्या है, वर्कर्स का ग्रुप जो कि उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीचे आप देखोगे बार बार आएगा तो दोबारा कंफ्यूज मत होना। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मतलब फैक्ट्री के बेसिक रूल्स। किसके बेसिक रूल्स, फैक्ट्री के बेसिक रूल। किस चीज़ के लिए, डिसिप्लिन, लीव, शिफ्ट, मिसकंडक्ट एक्सेट्रा। अब कुछ एक्ट हैं जो अप्लाई नहीं होंगे, क्या याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, यही कि जो यूनियन है रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को हम सोसाइटी या कंपनी की तरह ट्रीट नहीं करते। तो कौन कौन अप्लाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, जो सोसाइटी या कंपनी जैसा लगे, जैसे कि सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कंपनीज एक्ट, मतलब कुछ भी जिसमें सोसाइटी आ रहा है या कंपनी आ रहा है वो हम ट्रेड यूनियन के अंडर नहीं लाएंगे। क्यों, क्योंकि इसके लिए सिर्फ ट्रेड यूनियन लॉ के अंदर ही वैलिड है, उसी के अंडर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रिकॉग्निशन ऑफ नेगोशिएटिंग यूनियन। अब नेगोशिएटिंग यूनियन क्या है, फैक्ट्री में समझो कि सिर्फ एक ही ट्रेड यूनियन है तो वही नेगोशिएट करेगी, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा है, मल्टीपल है, और एक यूनियन के पास 51% का सपोर्ट है तो 51 वाले को हम लोग नेगोशिएटिंग यूनियन मानेंगे। नेगोशिएटिंग मतलब कौन नेगोशिएट करेगा, कौन बातचीत करेगा यूनियन में से। और अगर मानो कि बहुत सारी मल्टीपल ट्रेड यूनियंस हैं और किसी के पास भी 51% सपोर्ट नहीं है तो क्या करते हैं, ये करा जाता है कि मिनिमम 20% सपोर्ट वाली यूनियंस को देखा जाता है और हर एक 20% वाली का एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, फिर वो जाके नेगोशिएट करते हैं। वैलिडिटी कितनी होगी, 3 साल और मैक्सिमम 5 साल। अब माइनर मेंबरशिप, सिंपल सी बात है, 14 साल से कम बच्चे, नॉन हजार्डस इंडस्ट्री और फुल मेंबरशिप राइट। नेक्स्ट, अगर आपको नाम चेंज करना है या अमेलगमेशन करना है, अमेलगमेशन मतलब एक से ज़्यादा ट्रेड यूनियंस मर्ज होंगी, 2 या 2 से ज़्यादा जब मर्ज होती है तो उसको हम अमेलगमेशन बोलते हैं। नाम चेंज करने के लिए हमें कितना चाहिए, 2/3 कंसेंट हमको चाहिए। कौन करेगा, अगर हमें दूसरे स्टेट में इसका हेड ऑफिस चेंज करना है तो नए स्टेट रजिस्ट्रार को भी हमें नोटिस भेजना पड़ेगा। नाउ डिसोल्यूशन के लिए नोटिस क्या होगा, ऊपर वाले की तरह सेम नोटिस, दोनों में ही 7 मेंबर्स और सेक्रेटरी के साइन इसको लगते हैं। टाइम कितना होगा, 14 दिन का होगा। इफेक्टिव कब होगा, जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाए कि रूल्स फॉलो हो गए हैं। ना स्टैंडिंग ऑर्डर्स, बेसिकली हमने इसका डेफिनेशन ऊपर देखा था, कब अप्लाई होगा, 300 प्लस वर्कर्स में ही होगा। नाउ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इसका टाइमलाइन क्या है, 6 महीने। किस चीज़ पर ये बेस्ड है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स पे, फर्स्ट शेड्यूल पे। आपको याद रखना है क्या, फर्स्ट शेड्यूल। कंसल्टेशन ट्रेड यूनियन से किसको सबमिट करेंगे, सर्टिफाइंग ऑफिसर को। टाइम कितना होगा, 60 डेज। आफ्टर सर्टिफिकेशन 7 डेज के अंदर हम कॉपी एम्प्लॉयर और यूनियन दोनों को देंगे। अब हमने देखा था उसमें फर्स्ट शेड्यूल आया था, अब ये है क्या फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में हम वर्कर्स की क्लासिफिकेशन देखते हैं कि परमानेंट है, टेम्प्रेरी है, क्या है, कितने घंटे वो काम करते हैं आवर्स में, हॉलीडेज, वेज सिस्टम, ये सब। शिफ्ट देखेंगे, लीव देखेंगे, मिसकंडक्ट, कंप्लेंट, रिड्रेसल वगैरह ये सब देखते हैं। ठीक है, देन अपील कौन करेगा, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, नेगोशिएटिंग यूनियन या फिर काउंसिल। कितने दिन में, 60 दिन में। कहाँ पर करेगा, एपिलेट अथॉरिटी में करेगा। नाम में ये देखो एपिलेट अथॉरिटी, यानी कि अपील कितने दिन में, 60 दिन। क्या याद रखना है, यही 60 दिन याद रखना है ना। ड्यूरेशन और मॉडिफिकेशन का होगा स्टैंडिंग ऑर्डर्स का, मतलब मॉडिफिकेशन कब अलाउड है, जब 6 महीने पास हो चुके हों सिंस लास्ट ऑपरेशन, अनलेस एम्प्लॉयर या वर्कर्स म्यूचुअली एग्री कर लें। नेक्स्ट हमारा आता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एंड सबसिस्टेंस अलाउंस। थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, होता क्या है, ध्यान से सुनो, डायरेक्ट आ सकता है। जब किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी चल रही होती है तब उसको यूजुअली सस्पेंड किया जाता है। कब, जब उसके अगेंस्ट कोई इंक्वायरी चल रही है तो सस्पेंशन के टाइम पे उसको क्या पैसा मिलेगा, क्या होगा, ये देखते हैं। तो सस्पेंशन के टाइम पे एम्प्लॉय को सबसिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, यानी कि मिनिमम पैसा जिससे एम्प्लॉय अपना बेसिक खर्चा चला सके। ये सेक्शन बस ये बताता है कि सस्पेंशन के टाइम कितना पैसा मिलेगा। तो पहले के 90 दिनों में उसको 50% वेजेस मिलते हैं और 90 दिन के बाद अगर डीले वर्कर की वजह से नहीं है
तो वो जो है 75% वेजेस मिलेंगे, लेकिन अगर उसकी वजह से है तो 50% ही मिलेंगे। अगर वर्कर की खुद की गलती है तो उसको 50% ही मिलेंगे, अगर एम्प्लॉयर की गलती है तो 75% मिल जाएगा। तो 90 डेज़ याद रखो, एक एक्स्ट्रा रूल है वही कि आइडियली 90 डेज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा नोटिस ऑफ चेंज। मतलब अगर एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशंस में कोई बड़ा चेंज करना हो, जैसे कि थर्ड शेड्यूल में लिस्टेड है, तो पहले से नोटिस देना ज़रूरी है। दो चीज़ें, यानी कि हम सर्विस कंडीशंस की बात कर रहे हैं और हम थर्ड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो अगर वो चेंज करना चाहता है थर्ड शेड्यूल की कंडीशंस, तो क्या होगा, 21 दिन का उसको नोटिस देना पड़ेगा। और बाकी केसेस अगर कोई गवर्नमेंट रूल अप्लाई कर रहा है वो, या फिर कोई सेटलमेंट या अवार्ड के बेसिस पर हो रहा है, तो उसमें कोई नोटिस की ज़रूरत नहीं है। थर्ड शेड्यूल में उसको नोटिस देना पड़ता है कितने दिन का, 21 डेज़ का। ऐसे याद रखो, 3 7 21 ना। इसके अंदर थर्ड शेड्यूल के अंदर आता क्या क्या है, वेजेस, पीएफ, अलाउंस, वर्किंग आवर्स, ये सब आते हैं। यानी कि जॉब कंडीशंस जो एम्प्लॉय के डेली वर्क को अफेक्ट करती हैं, उन सब में चेंज से पहले नोटिस हमें मैंडेटरी होता है। नेक्स्ट आता है हमारे कंसीलिएशन ऑफिसर्स। कौन अपॉइंट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। क्या करते हैं ये, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को सेटल करते हैं। कैसे होते हैं, परमानेंट और लिमिटेड दोनों तरह से होते हैं। अब हमने देखा था फर्स्ट शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल, यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो तो एक एक बार सुन लो। फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है कि कौन कौन सी फैक्ट्रीज़ में स्टैंडिंग ऑर्डर्स बनाना कंपलसरी है, और थर्ड शेड्यूल ये बताता है कि कौन कौन से सर्विस रूल्स चेंज करने से पहले 21 डेज़ का नोटिस देना कंपलसरी है। नेक्स्ट, क्योंकि डिस्प्यूट्स हैं तो एक ट्रिब्यूनल होनी ज़रूरी है। कौन क्रिएट करता है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कितने मेंबर्स होंगे, 2, एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या काम है, वही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स करना। तो ये एक नेशनल लेवल पे होती है। नेशनल है तो कौन क्रिएट करेगा, सेंट्रल। कब ज़रूरत होगी कोई नेशनल इंपॉर्टेंस का, या फिर मल्टी स्टेट इंडस्ट्रीज, यानी कि एक स्टेट से ज़्यादा होगा। मेंबर्स वही दो मेंबर्स होंगे, एक जुडिशियल एक एडमिनिस्ट्रेटिव। और क्वालिफिकेशन होगी हाई कोर्ट जज की। एडमिनिस्ट्रेटिव की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सेक्रेटरी के लेवल की, या फिर उसी के इक्विवेलेंट लेबर एक्सपीरियंस की। कौन प्रिसाइड करेगा, जुडिशियल मेंबर। ये आपको ध्यान रखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव वाला नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्क्वालिफिकेशंस। डिस्क्वालिफिकेशन 2 रीज़न से होगी, या तो आपकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा हो गई है, या फिर आप बायस्ड हो, यानी कि आप इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट आता है हमारा अवार्ड। अवार्ड का मतलब होता है कि ट्रिब्यूनल का फाइनल रिटन डिसीजन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पे जो भी डिसीजन होगा रिटन फॉर्म में, उसको हम अवार्ड बोलते हैं। किसको दिया जाता है, गवर्नमेंट को भी और पार्टीज़ को भी। और कब एनफोर्सिएबल होता है, 30 डेज आफ्टर कम्युनिकेशन, 30 दिन। नाउ पीरियड ऑफ सेटलमेंट एंड अवार्ड। सो सेटलमेंट मतलब एम्प्लॉयर और वर्कर्स का म्यूचुअल रिटन एग्रीमेंट डिस्प्यूट रिजॉल्व होने के बाद। सो सेटलमेंट की स्टार्ट डेट, ठीक है, दोनों पार्टी से एग्री होगी। वैलिडिटी 6 महीने होगा। एक्सपायरी 60 दिन होगा। अवार्ड की वैलिडिटी 1 साल होगी। गवर्नमेंट इसको अप टू 3 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एक बारी में 1 साल ही करेगी। आफ्टर एक्सपायरी ये स्टिल बाइंडिंग होगा 60 डेज आफ्टर नोटिस। नेक्स्ट आता है हमारा रिकवरी ऑफ मनी, यानी कि अगर एम्प्लॉयर सेटलमेंट अवार्ड का पैसा नहीं देता तो क्या होता है, तो वर्कर गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देती है, यानी कि वर्कर्स देते हैं किसको एप्लीकेशन, गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्टर को ऑर्डर देती है, फिर कलेक्टर पैसा लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करता है। एप्लीकेशन लिमिट होती है इसकी 1 ईयर। तो कौन अप्लाई करता है, वर्कर्स या फिर ऑथराइज्ड पर्सन। कहाँ करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, कलेक्टर को देती है। कलेक्टर कितने दिन में रिकवर करता है, विद इन 1 ईयर। नाउ स्ट्राइक्स प्रोहिबिशन, यानी कि स्ट्राइक कब अलाउड नहीं है, वैसे तो कभी भी नहीं है लेकिन कुछ रूल्स दिए हुए हैं वो आप देखो। ये सेक्शन बताता है कि कब स्ट्राइक या लॉकआउट अलाउड नहीं होता। सिंपल है, जब नोटिस रूल्स वायलेट हो या लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हो, तो या ये स्ट्राइक और लॉकआउट आपका प्रोहिबिटेड होता है। तो कब बिल्कुल अलाउड नहीं है, विदाउट गिविंग 60 डेज नोटिस, यानी कि पहले 60 दिन का नोटिस देना ज़रूरी है। बिना नोटिस हम स्ट्राइक नहीं कर सकते। नोटिस देने के बाद 14 दिन की हमें शांति टाइम होता है, इस टाइम में स्ट्राइक मना है। नोटिस में जो डेट लिखी होती है उससे पहले आप स्ट्राइक स्टार्ट नहीं कर सकते। जब केस कंसिलिएशन ऑफिसर के पास हो तो स्ट्राइक अलाउड नहीं है, और डिसीजन के 7 दिन बाद तक भी मना है। जब ट्रिब्यूनल में केस चल रहा हो तो स्ट्राइक बिल्कुल भी नहीं करोगे आप, और जजमेंट के 60 दिन बाद तक बिल्कुल भी नहीं करोगे। अगर आर्बिट्रेशन चल रहा है तो स्ट्राइक अलाउड नहीं है, और अवार्ड के 60 दिन बाद तक भी मना है। अब ये ध्यान दो, दोनों ही जगह 60 डेज हैं, और अगर कंसिलिएशन है तो उसमें 7 डेज हैं। ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रेशन यानी कि बड़े लेवल पे चली जाएगी तो 60 डेज हो जाएगा। जब सेटलमेंट चल रही हो या अवार्ड अप्लाई हो रहा हो तो भी स्ट्राइक इलीगल मांगनी जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा लॉकआउट रूल्स, यानी कि कब लॉकआउट अलाउड नहीं है। लॉकआउट का मतलब है कि जब एम्प्लॉयर फैक्ट्री बंद कर देता है ताकि वर्कर्स पर प्रेशर बन सके। सेम रूल्स स्ट्राइक वाले सेम होंगे। एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं कर सकता जब 60 डेज नोटिस नहीं दिया हो, 14 दिन का कूलिंग पीरियड हो, नोटिस में लिखी डेट से पहले, कंसिलिएशन चल रहा हो तो 7 डेज, ट्रिब्यूनल में चल रहा हो तो 60 डेज, आर्बिट्रेशन में चल रहा हो तो 60 डेज, और अगर सेटलमेंट या अवार्ड ऑलरेडी फोर्स में हो तो भी अलाउड नहीं है।
नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयर का एक्स्ट्रा रूल। ये क्या है? एम्प्लॉयर को नोटिस देने के 5 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी होती है। एम्प्लॉयर को गवर्नमेंट और कंसिलिएशन ऑफिसर को 5 दिन में बताना होता है कि लॉकआउट स्ट्राइक का नोटिस दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा इलीगल स्ट्राइक यानी कि लॉकआउट। अगर एम्प्लॉयर ने इलीगल लॉकआउट किया है तो वर्कर्स की स्ट्राइक इलीगल नहीं होगी, और अगर वर्कर्स ने स्ट्राइक इलीगल करते हैं तो एम्प्लॉयर का लॉकआउट इलीगल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूस सर्विस। कॉन्टिन्यूस सर्विस मतलब अनइंटरप्टेड सर्विस बट ब्रेक्स अलाउड होते हैं। किस किस चीज़ें में? सिकनेस, ऑथराइज लीव, एक्सीडेंट, लीगल स्ट्राइक, लॉकआउट, एम्प्लॉयर्स फॉल्ट। ना अब कुछ पीरियड्स दिए हुए हैं यानी कि सेम है जैसे दूसरे कोड्स में दिए हुए थे, सोशल सिक्योरिटी कोड में देखा है हमने इसे। अगर एक साल है, अगर आप माइन में काम करते हो या फिर ऐसी जगह पे जहाँ पे 6 डेज़ वर्किंग है तो 190 डेज़ है, अदरवाइज 240 डेज़ है। ये है कि हम कितने दिन को कॉन्टिन्यूस सर्विसेज मानते हैं। अगर आपने एक साल में 190 डेज़ काम किया है तो आपने कॉन्टिन्यूस सर्विस करी है। बाकी केसेस में 240 डेज़। 190 किस में है? अगर आप माइन में काम करते हो यानी कि अंडरग्राउंड वर्क वगैरह। 6 महीने, इसी को आप 2 से डिवाइड कर दो। 190 को 2 से करोगे तो 95, 240 को 2 से करोगे तो 120। अब हम कुछ ऐसे डेज़ हैं जब वर्कर आता नहीं है लेकिन हम उसे भी वर्क मानते हैं। कौन कौन से केसेस हैं? अगर लेड ऑफ है, लीव है विद द फुल वेजेस, मैटरनिटी लीव है, या फिर टेम्प्रेरी डिसेबलमेंट है ड्यू टू एक्सीडेंट। नेक्स्ट आता है ले ऑफ कंपनसेशन। मतलब फैक्ट्री में वर्क नहीं हो पा रहा है, वर्कर को घर भेजना है तो आपको कंपनसेशन देना होगा। उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आप मस्टर रोल में होने चाहिए और आपने कम से कम 1 साल तक कॉन्टिन्यूस सर्विस करी होनी चाहिए। तो अगर कंपनसेशन मिल रहा है तो कितना मिलेगा? आपके बेसिक पे का और बेसिक वेजेस का और डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता का 50%। किस किस केसेस में पेड ऑफ दिया जाएगा? सारे डेज के लिए एक्सक्लूडिंग द वीकली हॉलीडेज। कब ले ऑफ कंपनसेशन आपको नहीं मिलता है? 3 सिचुएशंस में आपको 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। पहला सिचुएशन, अगर आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 8 किलोमीटर की रेडियस में कोई और काम आपको ऑफर कर रहा है और आप नहीं जा रहे हो तो फिर आपको वहाँ कंपनसेशन नहीं मिलेगा। अगर आप 1 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो नहीं मिलेगा। और अगर ले ऑफ जो है वो स्ट्राइक की वजह से हुआ है किसी और डिपार्टमेंट की, आपकी नहीं, किसी और डिपार्टमेंट की, तो आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है रिट्रेंचमेंट कंडीशंस। मतलब एम्प्लॉयर परमानेंटली वर्कर को हटा रहा है तो रिट्रेंच करने से पहले क्या क्या ज़रूरी है? अगर आप वर्कर को परमानेंटली हटा रहे हो तो कुछ तो काम करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। कितने दिन का? 1 महीने का। या फिर वेजेस देनी पड़ेगी, या तो 1 महीने पहले बताओ या 1 महीने की सैलरी इंस्टेंटली पे करो। नेक्स्ट आता है हमारा कंपनसेशन 15 दिन का एवरेज पे। मतलब वर्कर को 15 दिन का एवरेज पे मल्टीप्लाइड बाय हर पूरा साल दिया जाता है। अगर 6 महीने से ज़्यादा हो वो भी फुल ईयर काउंट होगा। और किसको देना होगा नोटिस देना होगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट आता है हमारा नोटिस फॉर द क्लोजर मतलब अगर फैक्ट्री परमानेंटली बंद हो रही है तो उसके क्या रूल्स हैं? उसके रूल हैं कि एम्प्लॉयर मस्ट गिव 60 डेज पहले रिटन नोटिस टू द गवर्नमेंट। बंद करने का रीज़न क्लियरली लिखना होगा। ये नोटिस नहीं चाहिए अगर फैक्ट्री में 50 से कम वर्कर्स हों या फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की हो। सिंपल सी बात है कि बड़ी फैक्ट्रीज़ को इन्फॉर्म करना है 60 दिन पहले बिफोर द क्लोजर। छोटी फैक्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन वाली को नहीं करना। नेक्स्ट आता है क्लोजर पे कंपनसेशन। सेम है रिट्रेंचमेंट वाला, नोटिस देना होगा, कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन रिड्यूस हो सकता है अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में। क्लोजर में वर्कर को रिट्रेंचमेंट जैसे ही कंपनसेशन मिलता है, बस अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हो तो कंपनसेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रीस्किलिंग फंड। कौन बनाता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट 45 दिन के अंदर रिट्रेंच्ड वर्कर को एम्प्लॉयर के दिए हुए 15 दिन के लास्ट वेजेस डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं, पहला है 45 डेज, दूसरा है वेजेस 15 दिन की, और कैसे होगी? डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगी। इसको थोड़ा सा क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं। नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट और जुडिशियल हेड। स्ट्राइक कब कब प्रोहिबिटेड है? 60 डेज़ का नोटिस, 14 डेज़ वेटिंग ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स। कॉन्टीन्यूस सर्विस कितने दिन की? 1 साल के केस में 240, 190 और 6 महीने में 120, 95। ले ऑफ में कंपनसेशन कितना देंगे? 50% वेजेस। रिट्रेंचमेंट में 15 दिन का वेजेस। सेटलमेंट में 6 महीने का। अवार्ड में 1 ईयर का। रिकवरी टाइम 1 ईयर। रीस्किलिंग फंड 15 डेज़ वेजेस और 45 डेज़ ट्रांसफ़र। तो इस वीडियो में इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 को हमने एग्जैक्टली वैसे ही डिकोड किया जैसे एग्जाम में चाहिए, शॉर्ट और क्लियर। अब आपको ऑब्जेक्टिव्स की रोल्स सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर ये क्विक ब्रेकडाउन यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सिंपल एग्जाम फोकस स्टाइल के साथ। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।